Bismillahirrahmanirrahim. So, our today's topic is basically the disorders of respiration. We have done all the respiratory system, important things related with the respiratory system. Now we will do different disorders or diseases present in respiratory system. One by one, we will do all the diseases. So different respiratory disorder, but understanding of respiratory disorder, especially we have different problems with respiration. आपने देखा होगा सांस के डिफरेंट मसाइल होते हैं, कभी खांसी, कफ कहते हैं, स्पूटम वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, जैसे एक्यूट इन्फेक्शन निमोनिया होता है, वो हम कर चुके हैं पिछली दफा। इसके अलावा दो इम्पॉर्टेंट लंग्स की डिजीज होती है, एक को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, वो लंग्स की डिजीज जिसमें सांस बाहर निकालने में दिक्कत हो, ऑब्स्ट्रक्शन हो, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। दूसरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है जिसमें लंग्स प्रॉपर के अंदर क्वालिटी ही नहीं होती, रिस्ट्रिक्ट होते हैं, लंग्स के अंदर पैरेन्काइमा की मूवमेंट कम हो जाती है, तो एयर अंदर भी कम जाती है, बाहर भी कम आती है। ठीक, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड FEV1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। FEV1 क्या है, क्या लिखा, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। इसको मैं आपको समझाता हूँ, ये आप समझेंगे जब आप समझ लेंगे फोर्स वाइटल कैपेसिटी को, FVC, नीचे FVC रेशो भी लिखा हो। फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, सिंपल वर्ड्स में आप पहले पढ़ चुके हैं इसको इन पल्मोनरी वॉल्यूम। जब हम लंबी सांस लेते हैं बेटा, क्या करते हैं, लंबी सांस लेते हैं हम, अपने लंग्स के अंदर एक्स्ट्रा एयर, किसी को आप कहें कि लंबी सांस लो और लंग्स के अंदर जितना हो सके एयर को कैप्चर करो, क्या करो, एयर को कैप्चर करो, तो वो अपनी फुल एफर्ट लगाएगा, उसके बाद कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर को कैप्चर करेगा इन हिज लंग्स, फोर्सफुली कैप्चर कर रहा है, वो वाइटल कैपेसिटी होगी और वो होगी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब सपोज करें ग्राफ के अंदर क्या है कि उसके अंदर ये जो है, यहाँ से ग्राफ चला फोर्स वाइटल कैपेसिटी का, 4 लीटर तक उसने सपोज करते हैं अपने लंग्स को भर दिया, ठीक है। अब 4 लीटर एयर है लंग्स के अंदर, अब ये फोर्सफुली उसको जब एक्सपायर करेगा, when he will expire forcefully that amount of air, एक्सपायरेशन के अंदर ही विल टेक सम टाइम, कुछ वक्त लेगा एक्सपायरेशन में, वो सपोज करते हैं 3 सेकंड वक्त ले रहा है कि जो एयर उसने अंदर ली वो उस एयर को बाहर निकालने में 3 सेकंड ले रहा है, सपोज करते हैं। तो 3 सेकंड के अंदर जो है, अब पहला सेकंड जो होगा, देखिए टाइम ले रहे हैं इस ग्राफ में, तो 4 सेकंड में दिया, हम चले सपोज करते हैं 3 या 4 कर दो, 4 में से देखिए जो पहला सेकंड है उसको कहते हैं FEV1, फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड इज कॉल्ड FEV1। एक बात ठीक है, समझ गए ये बात यहाँ। अब ये बात कर रहा है वेरी इंपॉर्टेंटली कि हम देखें कि जो पहला सेकंड है उसमें टोटल जो एयर बाहर निकलनी उसका कितना बाहर जाता है, यानी FVC टोटल एयर है जो कि हमने बाहर निकालनी है, पहले अंदर लेके गए लंग्स में फिर बाहर निकालनी, इसका पहले सेकंड के अंदर कितना आउट होगा वो लिखा है, इसका रेशो होता है 80%, यानी हमने जितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्स्ट्रा ली लंग्स में, सपोज हम करते हैं कि हमने 100 लीटर ली, सपोज हमने किया, चले 100 मिलीलीटर ली, 100 मिलीलीटर में से 80 यानी 80% पहले सेकंड में आउट हो जाएगा, FEV1, समझ गए, पहले सेकंड में आउट हो जाएगा। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है FEV1 की, ठीक। ये देख रहे हैं आप 4 में से एकदम 2 लीटर से भी कम आ गया, यानी 80% जो है ये रेशो इसका लिखा हुआ है। तो FEV1 क्या, FVC का 80% होता है नॉर्मली। अब यहाँ नीचे आप देखें इस ग्राफ में क्या लिखा हुआ,
ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज जो भी होगी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें क्लासिकल एग्जांपल है एस्थमा की। उसमें क्या होगा देखें, FEV1 क्या हो जाएगी, यहां से देखें नीचे की तरफ आ रहा, तो FEV1 अब यहाँ देखें कि पहले सेकंड में उससे देखें काफी कम एयर बाहर जा रही है, यहाँ देखें नीचे तक ग्राफ आ रहा है तो बहुत ज्यादा एयर आउट जा रही है, यहाँ उसके हिसाब से काफी कम एयर बाहर जा रही है। In the ratio of the force expiratory volume in the first 1 second to the force vital capacity of the lungs, percentage of the FVC that is expired in the first second divided by total force vital capacity। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में ये क्या हो जाती है, FEV1 की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ इसने लिखा है कि ये ऑलमोस्ट 47% हो गई, यानी हम जो सांस फोर्सफुली अगर लंग्स को मुकम्मल भर लें फिर फोर्सफुली सांस बाहर निकालें, उसमें पहले सेकंड के अंदर हमारी तकरीबन 80% एयर बाहर चली जाती, समझ रहे। अब जो बाहर जाएगी एयर, अगर उसकी कोई रुकावट होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो ये पहले सेकंड में 80% से कम जाएगी। इस बीमारी को हम कहेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, लाइक दिस वन एस्थमा। एस्थमा जिसको दमा कहते हैं, ठीक। एलर्जी बाज लोग इसको कहते हैं, यानी बार बार उनको सांस का मसला हो, सर्दियों में किसी वजह से कहीं डस्ट से कि घर में झाड़ू लग रहा है उससे एकदम उनको सांस का दौरा पड़े, क्या हो कि सांस रुकना शुरू हो जाए, बंद होना शुरू हो जाए, इस कंडीशन को कहते हैं एस्थमा। Asthma is characterized by spastic contraction of the smooth muscle in the bronchiole, which partially obstruct the bronchiole and cause extreme difficulty in breathing. एस्थमा बेसिकली क्या है कि कहता है स्मूथ मसल जो हमारे ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स वो पाइप होते हैं जो एयर को अंदर लेके जाते हैं, उनके अंदर स्मूथ मसल प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर स्पाज्म हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, जो कि उसकी कंस्ट्रिक्शन से क्या है, ल्यूमन कम हो जाता है, तो एयर की एंट्री और एग्जिट वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक। काज क्या है उसका, कंट्रैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंक्यूल इन रिस्पांस टू फॉरेन सब्सटेंसेस इन द एयर, वो होगी हाइपर सेंसिटिविटी अकर्स ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर लाइक पोलन स्मोक। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी क्यों हुई, ये इंपॉर्टेंट है। वो लिख रहा है कोई भी वजह हो सकती है, पोलन हो सकता है, स्मोक हो सकता है उसका रीजन, तो सपोज करें पोलन है तो पोलन की वजह से ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होगा दैट विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ठीक। अब ये देखें इस डायग्राम को थोड़ा आप देखें, कंपेयर करें कि इस तरफ है नॉर्मल एयर वे, एयरवे का मतलब देखें नॉर्मल, ये ब्रोंक्यूल है हमारा, ये देखें नॉर्मल, इसका ल्यूमन आप देखें बिल्कुल खुला हुआ है, तो इसमें से एयर गुजरेगी फिर अल्टीमेटली एल्वोलाई में जाएगी, इसका ल्यूमन ये है नॉर्मल। अब जिनको एस्थमा है, दमा, उसमें ल्यूमन देखिए कितना नैरो हो जाएगा, ल्यूमन इसका काफी नैरो देखें हो गया ल्यूमन इसका, एस्थमा जिनको है। अब अगर इन लोगों में अटैक हो जाएगा एस्थमा वालों में तो फिर तो और ये नैरो हो जाएगा, तो हमारे एयर अंदर जाने में और स्पेशली जब एयर बाहर आएगी तो बड़ा मसला होगा, बड़ी दिक्कत से वो सांस बाहर निकालेंगे। अब ये क्यों होता है, इस मैकेनिज्म पे आते थोड़ा सा अगर देखें इस डायग्राम को, व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। सो ब्रोंकियल एस्थमा का मैकेनिज्म आपके सामने देखिए, ऊपर क्या लिखा, एलर्जिन। अब इन लोगों में एक खास सब्सटेंस होगा जिसकी वजह से इनके अंदर ब्रोंक्यूल्स में हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होगी, लेकिन कैसे उसको देखते हैं।
वो जो एलर्जिन है, चाहे वो पोलन है, स्मोक है, डस्ट है, वो जो स्मोक के अंदर पार्टिकल है उसको एलर्जिन कहते हैं। वो क्या आएगा, ये देखें मास्ट सेल के ऊपर ये जो क्रॉस की तरह वाई की तरह स्ट्रक्चर है, ये एंटीबॉडी, एलर्जिन आएगा, एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब है एलर्जिन क्या है, एंटीजन है, वो एंटीबॉडी से अटैच होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, जिसके बाद क्या होगा, ये मास्ट सेल के अंदर क्या हो जाएगी, इसके प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाएंगे। ये प्रोडक्ट्स, ये LTC4 है, और भी कई प्रोडक्ट हैं, पढ़ेंगे हम। तो ये प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, जिन प्रोडक्ट्स के बाद क्या होता है कि इन प्रोडक्ट के बनने के बाद अब मास्ट सेल लंग्स के ब्रोंक्यूल के अंदर होते हैं, तो रंग के ब्रोंक्यूल में क्या हो जाता है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाती है, प्लाज्मा की एक्सोडेशन हो जाती है। अल्टीमेटली इन प्रॉब्लम से क्या हो जाता है कि हमारा जो ब्रोंक्यूल है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक, तो दिस इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दैट। ये इस तरह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब हम आते हैं उस पे कैसे होता है। The typical allergic person tend to form abnormally large amount of immunoglobulin Ig। इनके अंदर immunoglobulin का लेवल ज्यादा होता है, and these antibodies cause allergic reaction when they react with the specific antigen that have caused them to develop in the first place. In persons with asthma, the antibodies are mainly attached to mast cells that are present in the lung interstitium in close association with the bronchioles and small bronchi. When an asthmatic person breathes in pollen, it reacts with antibody present on the surface of mast cell. The mast cell then release several different substances. Among them are following. ये इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं जो रिलीज होते हैं, जिनसे फिर ये स्पाज्म हो जाएगा और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो ल्यूमन है वो नैरो हो जाएगा। उसमें हिस्टामीन है सबसे इंपॉर्टेंट, स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलैक्सिस है, ईसिनोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर है, ब्रेडिकाइनिन है। The combined effect of all these factors, especially the slow reacting substance of anaphylaxis, are to produce the following. लोकलाइज एडिमा इन दी वॉल ऑफ। अब इन प्रोडक्ट से क्या होगा, देखें ब्रोंक्यूल्स के अंदर लोकलाइज एडिमा यानी फ्लूइड बढ़ जाएगा, तो एडिमा अंदर की तरफ होगा तो ल्यूमन कम हो जाएगा, म्यूकस की सिक्रेशन बढ़ जाएगी, स्पाज्म हो जाएगा ब्रोंक्यूल स्मूथ मसल का। क्लियर? और तो एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एंड में क्या लिखा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फर्स्ट सेकंड में जो हम नॉर्मली एयर एक्सपायर करते हैं वो कम हो जाएगी, तो इसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। एस्थमा का ये मैकेनिज्म है। हम कोशिश करेंगे कि एस्थमा का एक अलग से भी लेक्चर बना के आप लोगों के लिए थोड़ा इजीली होगा अंडरस्टैंड करना, वो लोड कर देंगे ताकि आप बेहतर से इसका मैकेनिज्म समझ जाए, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आल्सो पल्मोनरी एम्फाइसीमा दैट वी विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। अभी ट्यूबरकुलोसिस जिसको कहते हैं टीबी, तो इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, आपने सुना होगा, टीबी इसको कहते हैं। ये क्या होती है, इज ड्यू टू ट्यूबरकल बेसिलाई होती है। द डिजीज कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन इन द बॉडी, कोई भी ऑर्गन बॉडी का अफेक्ट कर सकती, खासकर लंग्स को अफेक्ट करती कॉमनली। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि एक बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आता है और लंग्स के अंदर जो है, लंग्स के एरिया को इन्फ्लेम कर जाता है, यानी लंग्स में जब घुस जाता है वो बैक्टीरिया, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे मैक्रोफेज आते हैं इन द फीट एंड दे ट्राई टू इनगल्फ दैट। अब मैक्रोफेज उनको इनगल्फ नहीं कर पाते, फिर मैक्रोफेज और उनकी फाइटिंग इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या आ जाता है, फाइबरस टिश्यू बन जाता है, लंग्स में ट्यूबरकल बन जाता है। अब ट्यूबरकुलोसिस लेट स्टेजेस में क्या है कि लंग्स को आहिस्ता आहिस्ता अगर एक्टिव रहती है तो डैमेज करना शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को डैमेज करती है, लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस हो जाती है, तो टोटल जो है अमाउंट है फंक्शनल लंग्स का टिश्यू का वो कम हो जाता है और लंग्स पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। ऐसे समझ लें फेफड़े आस्ते आस्ते डिस्ट्रॉय होना शुरू होते हैं।
फिर क्या होता है, इंक्रीज वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल होता है टू काज पल्मोनरी वेंटिलेशन। फिर लंग्स के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कम हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, रिड्यूस टोटल रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सरफेस एरिया हो जाता है, थिकनेस जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की है वो बढ़ जाती है। जब थिकनेस बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन ऑक्सीजन की कम हो जाती है, लंग्स का फंक्शन डिटोरिएट हो जाता है, ये ट्यूबरकुलोसिस। ये साइनोसिस है, ये एक साइन है। साइनोसिस किसको कहते हैं? सिंपली आप समझे कि ये स्किन का या लिप्स का, स्पेशली किसी के होंठ नीले पड़ जाए, स्किन नीली पड़ जाए, उसको कहते हैं साइनोसिस, ब्लू हो जाए। इसकी काज क्या होती है कि आवर स्किन का जो टेक्सचर है, हम देखते हैं हेमोग्लोबिन का टेक्सचर नजर आता है, ठीक। अब वो हेमोग्लोबिन अगर डीऑक्सीजनेटेड क्वांटिटी ज्यादा होगी कैपिलरीज में, तो उससे हमें कभी कभी ब्लू हो जाता है, साइनोसिस। साइनोसिस कब अपीयर होगी? व्हेन आर्टेरियल ब्लड कंटेन मोर देन 5 ग्राम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन इन ईच 100 ml ऑफ ब्लड। नॉर्मली 100 ml ऑफ ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो डीऑक्सीजनेटेड की क्वांटिटी 5 ग्राम से काफी कम होती है, लेकिन अगर ये 5 ग्राम तक पहुंच जाए, 5 ग्राम तक, तो हमें विजिबल साइनोसिस नजर आएगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि हेमोग्लोबिन अगर ज्यादा है तो फिर चांस ज्यादा होगा कि 5 ग्राम डीऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। अगर हेमोग्लोबिन कम है, जैसे एनीमिक पर्सन है, फिर उसमें साइनोसिस का चांस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हेमोग्लोबिन कम है तो डीऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन भी कम मिलेगा, ठीक। A person with anemia almost never becomes cyanotic because there is not enough hemoglobin for 5 gram to be deoxygenated in 100 ml of blood. Conversely, in person with excess red blood cell, as in polycythemia, great excess of the available hemoglobin that become deoxygenated leads to frequently to cyanosis even under normal conditions. ठीक है? So that was our simple lecture about the pathophysiology. In tomorrow lecture, inshallah, we will complete that chapter of pathophysiology, and your respiration will be completed tomorrow. We will review that what we have discussed today. We have discussed first of all FEV1, which is called forced expiratory volume. In first, second, importance is FEV1 upon FVC ratio, which is normally 80%. In case of obstructive lung diseases, that ratio will become less than 80%. Obstructive lung diseases are asthma and pulmonary emphysema. In asthma, we discussed that it is the constrictive nature of bronchioles, which is due to hypersensitivity of these bronchioles to some specific allergic substance like pollen, smoke, dust. In this person, mechanism is antibody bound with the immunoglobulin, antigen bound with immunoglobulin E present over the surface of mast cell. Then mast cell degranulation occur, which cause the basically formation of some specific substances like histamine, anaphylactic substance, eosinophilic chemotactic factor, bradykinin. Combined effect of all these factors is the person become difficult breathing and there is spasm of the bronchiole. Then we discuss the important bacterial disease known as tuberculosis. Then we discuss bluish discoloration of skin known as cyanosis. So thank you so much for today's lecture. Today we'll stop here because I have to attend an important meeting. Then in next lecture, inshallah, we may do the question answer session of this lecture, or we'll continue further.